आइए हम बात करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण क्या होते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यंजक जिसका मान निश्चित हो, ऐसा व्यंजक जिसका मान निश्चित हो समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार रैखिक, तो जैसे हम लोगों ने बात किया था कि रैखिक बहुपद के लिए बताया गया था कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो वह रैखिक होता है। इस प्रकार से एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार चर है, चर किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि ऐसी राशि या वह राशि जो लगातार बदलती रहे, अर्थात जिसका मान बदलता है। जैसे एक्स वाई जेड, ये सभी अक्सर प्राय ली जाती हैं, ये चार राशियां हैं। अब यहाँ कह रहे हैं दो, यानी एक तो एक्स हो सकता है, दूसरा वाई, या फिर एक वाई हो सकता है, दूसरा जेड, या एक्स और जेड। इस प्रकार से ऐसी दो राशियां जिनके मान लगातार बदलते रहें, उनके मान बदल सकें और उनकी घात अधिकतम एक हो, उससे प्राप्त समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके कुछ हम उदाहरणों की बात करें, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, या x माइनस 2y इक्वल टू 3, या कह सकते हैं कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a और b नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिए, अगर a का मान 0 होता है तो x 0 हो जाएगा, और जैसे ही x 0 हो गया तो केवल यहाँ पे एक चर राशि होगी। b का मान अगर 0 होता है, ध्यान दीजिए, b का मान अगर 0 होता है, ये y पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार केवल x एक चर राशि हो जाएगी, तो यह एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा, और हमको चाहिए दो चर में रैखिक समीकरण। इसलिए कहा जाता है कि a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए अब हम बात करते हैं इसी के एक उदाहरण को हल करने के लिए। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? तो माना x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही हमने x बराबर 1 रखा तो क्या मिलता है हमको? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 5, 2 एक कम 2 प्लस 3y बराबर 5। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि 3y बराबर 5 माइनस 2, यानी 3y बराबर हो जाएगा कितना? 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा। इस प्रकार y बराबर हमको क्या मिलेगा? 1। अथवा यह हम कह सकते थे कि मान लीजिए अगर हम y बराबर भी 1 रख दें, y बराबर कितना रख दें? 1, y बराबर 1 रखने पर, जब y बराबर 1 रखते हैं हम तो क्या मिलता है? तो 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं? 2x प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू 5, और 2x बराबर 5 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर 2x बराबर 5 में से 3 गया 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया? यह तो हम क्लास 9 के बेसिस पर हल कर रहे हैं, लेकिन यदि हम कहें कि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 रखने पर, जब हम रखते हैं तो क्या देखते हैं? इसका LHS ले लेते हैं, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1। अब यह अगर RHS के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह रैखिक समीकरण युग्म का एक बिंदु है, एक हल है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 2 3 5, 2 3 5। इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर इसके RHS के बराबर हो गया, इसलिए इसका हल है। अब इसी प्रकार अगर हम कहते हैं पुनः कि x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या पाते हैं? 2 इंटू 3 प्लस यहाँ 2 इंटू x की जगह 3
और 3 इंटू वाई, वाई की जगह 1। अब इसका देखते हैं, 2 तियां 6 प्लस 3 एकम 3, कितना हो गया 9। यह 5 के बराबर नहीं है, इसलिए यह 3,1 इस रेखा पर स्थित नहीं है, इस रेखा का कोई बिंदु नहीं है। अब हम मानक समीकरण को हल करने की बात करेंगे। जरा मानक समीकरण कैसे हल होंगे ये जरा उसकी बात करें हम लोग। तो मानक समीकरण जो हमारा है वह क्या होता है, क्योंकि यहाँ दो चर राशियां हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो दो चर राशियों यानी x और y दोनों के मान के लिए हमको दो समीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं, क्लास 9 में हमें याद है कि प्रत्येक दो चर की रेखा, दो चरों का एक समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है। इस प्रकार से ये दोनों समीकरण दो रेखाओं को निरूपित करते हैं। अब वो दो रेखाएं या तो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटती हैं कहीं न कहीं। जैसे हम लोग क्लास 9 में एक ग्राफ बनाते थे, तो एक रेखा इस तरह गई, दूसरी मान लेते हैं कहीं इस तरह गई, यहाँ पे इसका कटिंग पॉइंट इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता था, वही इसका हल होगा। इस प्रकार से हम यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो, अथवा ये भी हो सकता है कि एक रेखा दूसरे रेखा के समपाती हो, अर्थात इसी पर ओवरलैप कर गई हो, इसी पर। तो इसको हम समपाती रेखा कहते हैं, इसको हम समांतर रेखा कहते हैं, और इसको प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। इस प्रकार आइए हम बात करें, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है, क्या है। अगर आपको विशेष इसकी जरूरत हो कैसे निकलता है तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे हमें। आइए देखते हैं, यदि a1 अपॉन a2 का मान, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसी प्रकार यदि दूसरा टर्म है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यह जो होती हैं रेखाएं समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। अब इसके बाद से आप जान गए होंगे समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार से तीसरा टर्म है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो वह रेखाएं समपाती होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने की। मेरे बच्चों, कहीं अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज, तो उसको आपको हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आइए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले एक चीज जान लें कि दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने से पहले क्या जानना होता है, तो वह कौन कौन सी चीजें क्या क्या पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं, और जिस तरह समीकरण की बात करता है, जैसे जैसे वह कहता है उसी तरह से हम उसको लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कह रहे आफताब, यहाँ दो टर्म है, एक आफताब है और एक उनकी पुत्री है। कह रहे आफताब, क्या करें आफताब कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का, यानी तुमसे 7 गुना था। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें करते क्या है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि आफताब की उम्र x और उनके पुत्री की उम्र y। अब बात आती है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले जैसे आज मान लेते हैं कि आज हमारी उम्र, अगर मान लेते हैं 50 साल है, हमारी उम्र आज कितनी है 50 साल। तो आज से 7 साल पहले कितनी थी, तो 7 साल इसमें से घटा देते हैं, तो हमको मिल जाता है कि ऐसे 7 साल पहले हम 43 साल के थे। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 5 साल बाद हमारी उम्र कितनी होगी, तो 50 में 5 साल जोड़ देंगे, यानी
55 साल के हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह रहे हैं, आफ्ताब कह रहे हैं कि पुत्री 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो दोनों 7-7 वर्ष छोटे हुए होंगे। 7 वर्ष पहले यह आफ्ताब अपनी पुत्री की उम्र के 7 गुनी के बराबर थे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम लिखते क्या है, इसके सॉल्यूशन में अब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना आफ्ताब की उम्र कितनी है, उम्र तो x वर्ष। अब इसी प्रकार से हम कह देंगे कि आफ्ताब के पुत्री की उम्र, आफ्ताब के पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, तो y वर्ष। कितनी होगी, y वर्ष। अब इस प्रकार हम क्या पाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त से, या प्रथम शर्त से। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शर्तें दी होती हैं। पहली शर्त उसने क्या कहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो आफ्ताब अपनी पुत्री की उम्र से 7 वर्ष पहले, दोनों में से 7-7 वर्ष घटा दिए, आज से 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपनी पुत्री की उम्र से 7 गुनी के बराबर थे, यानी 7 गुनी थे। अब क्या बस समीकरण बना लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7 और ये 7 से अंदर गुणा कर लीजिए, 7y - 7 से 49 और ये फिर x - 7y और माइनस का 49 इधर आएगा, प्लस का 49 हो जाएगा और माइनस का 7 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकार से x - 7y और 49 से 7 माइनस कर देंगे, प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार अब आगे हम इसकी दूसरी शर्त पे चलते हैं, इधर लिखते हैं यहाँ पे हमारी दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त करें अब से 3 वर्ष बाद, तो फिर कहेंगे द्वितीय शर्त से। किससे, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है, तो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए, आफ्ताब की अभी उम्र x है और उसके पुत्र की अभी y है, तो पहले तो अभी x है और बाद में सॉरी इसके पुत्र की उम्र y है। अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों को 3 वर्ष बढ़ा करके अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आफ्ताब की उम्र, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद इस आफ्ताब की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x + 3 = 3y और प्लस का 3 3 जा 9, इधर ला दीजिए, तो x - 3y और प्लस सॉरी -9 प्लस 3 इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा 0, तो ये हो जाएगा x - 3y माइनस का 3 सॉरी माइनस का 9 प्लस का 3 यानी माइनस का 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो इस ऐसे करके हम 2 चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब हम ग्राफिक निरूपण में दिखाने के लिए हमारा पहला इक्वेशन था क्या, x - 7y - 42 = 0। क्या करते हैं इसके लिए, आपको बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, तो y का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7y = 42। अब इस x को उधर भेज दीजिए, इस x को उधर भेज दीजिए, या फिर लिख सकते हैं x - 42 को ऐसे ही रहने दीजिए, 7y को उधर भेज दीजिए, 7y को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7y और ये 7y क्या हो जाएगा, फिर 7 को नीचे भेज दीजिए, तो x - 42/7, यह लाइन हम हटा सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, यह इक्वल टू y। अब ये देखिए, ये हमारा पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन यही था। अब यहाँ से हम एक सारणी तैयार करते हैं, एक सारणी तैयार करते हैं। सारणी आपको बताया गया है, पिछले अभ्यास में बताया गया है। यहाँ से 2-3 मान हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं y। x बराबर, अगर हम यहाँ क्या रखते हैं 0, x बराबर कितना रखते हैं 0, तो जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा कि हमको क्या मिलेगा, तो x बराबर 0 तो -42 हो जाएगा और -42 होगा तो 7 × 42। अगर आपको यह करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको रफ में कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। 0 - 42
अपॉन 7, तो -42 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 6 के 42, माइनस का 6 आ जाता है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना रख दें, 7 रख देते हैं, तो 7 में से 42, 7 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 35, ये हो जाएगा -5। एक और मान रख लीजिए, कितना रखना चाहते हैं, मान लीजिए 21 रख लिए, तो 21 रखे तो फिर 21 में से 42 घटाएंगे -21, और -21 में अगर 7 से हम भाग देते हैं तो देखिए 7 × 21, लेकिन आपके लिए यह बहुत लंबा, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, 21 इतना लंबा ना रखें। आइए दूसरी चीज हम देखते हैं, x दूसरे समीकरण को देख रहे हैं, x - 3y - 6 = 0, 3y को निकाल दीजिए बाहर, तो x - 6 = 3y, -3y को उधर लेके गए, अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 को इधर लाते हैं, तो x - 6 अपॉन 3 = y। अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम एक सारणी बनाते हैं, इस सारणी में ध्यान दीजिए, फिर वही x और y का मान रखेंगे, x और y का मान रखेंगे, 2-3 मान रख लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पर y। अब हम क्या करते हैं, फिर से x = 0 रखते हैं, जैसे हमने x = 0 रखा तो 3 × 2 = 6 -2 आएगा। फिर इसी तरह x = अगर मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 3 - 6 n - 3 n - 1। इस प्रकार से अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाता है। इस तरह हमको इन दोनों रेखाओं के बिंदु हमें प्राप्त हो गए, इन दोनों रेखाओं के बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण करते हैं एक ग्राफ में, ये काम आप लोग ग्राफ में करेंगे। ये हमारा मूल बिंदु होता है, ग्राफ नहीं है तो ऐसे कॉपी में भी खींच सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, सावधानी रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे आते हैं तो 1 2 3, ये बराबर दूरी पे होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास स्केल होगा, स्केल से माप कर करेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आइए देखते हैं, पहला है 0 -6, पहला क्या है, यानी x पे 0 y पर -6, x पर 0 और y पर -6, यानी पहला पॉइंट हमारा ये हो गया 0, -6। फिर क्या है 7, -5, x पर 7 और y पर -5, यानी कुछ यहाँ पर आ रहा है, ये ना आ रहा है तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए -5 से यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 7, -5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, और यही रेखा जो होती है वो x - 7y - 42 को निरूपित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं फिर से क्या, अब इसको जरा निरूपित करें, तो x = 0 y = -2, x = 0 y = -2, तो ये हमारा पॉइंट ये हो गया 0, -2, ठीक है। और दूसरा क्या है 3, -1, x पर 3 और y पर -1, यानी कुछ यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, -3, -1, 3, -1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं, सरल रेखा जिसको हम कहें सरल रेखा। तो यही रेखा जो होती है वो x - 3y - 6 = 0 को निरूपित करती है। अब ये दोनों रेखाएं जहां जिस बिंदु के सामने प्रतिच्छेदित करती हैं, वही हमारे x और y का मान प्राप्त होता है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। फिर क्या, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, इसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी, और इस स्थिति में आगे भी गणितीय रूप में निरूपित करके ज्यामितीय रूप में बताना है। आइए देखते हैं जरा, एक तो कह रहे हैं कि बल्ला है और दूसरा
एक बल्ला है और दूसरा गेंद है। तो अब हम मान लेते हैं एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपए, और गेंद का कितना है, y रुपए। तो इस तरह से हम जो मानते हैं उसको लिखते भी हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम बराबर x रुपए। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य या एक गेंद का दाम बराबर y रुपए है। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, तो प्रथम शर्त यह है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्ले, एक बल्ले का दाम x रुपए, एक बल्ले का दाम x रुपए, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपए। एक गेंद का दाम y रुपए, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपए। और दोनों मिलाकर कितने में खरीदा उसने, तो 3900 रुपए में। कितने में, 3900 रुपए में। इस प्रकार से हमको समीकरण 1 प्राप्त होता है। आइए द्वितीय शर्त से हम बात करते हैं जरा इसकी। तो द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त क्या कहता है, तो द्वितीय शर्त है कि उसी प्रकार की उसने एक और, यानी एक बल्ला, एक बल्ला और 3 गेंदें, कितनी, 3 गेंदें थी, 3 गेंदें, 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपए में खरीदा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब हमको फिर इसका क्या करना है, तो ग्राफ खींचना है। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। आइए इसके ग्राफ को हम लोग खींचते हैं जरा। इसके ग्राफ को खींचने के लिए समीकरण ले लेते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपए, ये हो गया। अब इसका जरा हम लोग एक सारणी तैयार करते हैं। पहली सारणी क्या होगी हमारी, तो हम ये कहेंगे इस तरह से एक सारणी बनाते हैं, और इस सारणी में क्या करेंगे, तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे x और यहाँ मान लेंगे y। तो जैसे ही हमने अगर रख दिया, मान लीजिए x इक्वल टू क्या रखा हमने, 2-4 मान निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। x इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया, 0। जैसे ही हमने x इक्वल टू 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0, तो 6y इक्वल टू 3900 हुआ। कितना हुआ, अब इस 6 से इसमें भाग दे दीजिए, 6 6 36 और 3 0 6 पंजे 650। कितना आया, 650। इस प्रकार से अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए 100 रख लेते हैं, x इक्वल टू कितना रख लेते हैं, 100। जब x इक्वल टू 100 रखेंगे तो 100 दुनिया 300, और 3900 में से 300 घटा देंगे तो 3600, और 3600 में जब 6 से भाग देंगे, देख लीजिएगा, घबराइए नहीं, आराम से कीजिए। 100 रखेंगे, 100 300, 3900 में से 300 घटाएंगे तो 3600, और 3600 में जब हम 6 से भाग देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ऐसा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू कितना रख देते हैं, मान लीजिए कोई एक और मान रख लीजिए, कितना रखते हैं, 300 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, 300, 3 3 900। जैसे 900 इसमें घटाएंगे तो कितना बचा, 3000। अब 3000 में 6 से भाग देंगे तो 500। इस प्रकार से क्या है, तो दूसरा इक्वेशन था हमारा x प्लस, मैंने तुम्हें क्या दिया है आप लोग देख लीजिएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। क्या करते हैं, इसके लिए भी एक सारणी तैयार करें हम लोग। इस सारणी में क्या लिखते हैं, इस सारणी में हम लोग क्या करते हैं, तो फिर वही काम, 2-3 मान निकालते हैं। यहाँ x हो जाता है और यहाँ पर y। x इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया, 0। x इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0। तो 0 रखेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, कुछ ऐसा मान रखिए कि कुछ कट के प्राप्त हो, हमको आसान रहे। तो x इक्वल टू कितना रख दिया जाए, 100 रख दिया। x इक्वल टू जब 100 रखे तो 100 उधर जाएगा तो 1300 में 100 घट जाएगा, बचेगा कितना, 1200। अब 1200 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 400। इसी प्रकार अगर x इक्वल टू हम रख देते हैं, कितना रख दें, 400 रख दें। x इक्वल टू कितना रख दें, 400। तो जब ये 400 उधर जाएगा तो 1300 में से 400 घट जाएगा 900, और 900 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 300। इसी प्रकार अगर हम मान रख लेते हैं, मान लीजिए 700, कितना रख दें, 700। जब 700 रखेंगे, 700 जाके इधर घट जाएगा, 1300 में 700 गया 600, और 600 में जब 3 से भाग देंगे कितना बचेगा, 200।
अब आइए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे खींचा है। तो इसके ग्राफ को खींचने के लिए आइए खींच लीजिए, ये हमारा मूल बिंदु वो हो गया। और ध्यान दीजिए अब एक दो नहीं लेंगे, अब इसके अनुरूप हम लोग लेते हैं, ये पहले से आप लोग जान भी रहे हैं। तो जो पहले एक लेते थे उसको हम कहेंगे 100, फिर 200, 300, कितना ये बराबर दूरी पे होना चाहिए, 300, 400, इस तरह से, या 500, 600, 700, 800, इतना तक हम लोग रख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं रखें हम लोग, ठीक है। ये क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आनी है, पैसे ही लगने हैं उसके 200, 300, कभी भी पैसे नेगेटिव में नहीं रखे जा सकते हैं। 400, 500, 600, 700, 800। आइए देखते हैं, पहला है 0,650। पहला क्या है, तो पहले रेखा के लिए हम कह रहे हैं कि x पे 0, y पर 650, यानी कुछ यहाँ पर बिंदु जो होगा वह हो जाएगा हमारा 0,650। आइए दूसरा क्या है 100,600, दूसरा यहाँ पर इसके ठीक सामने 100,600, 100,600। तीसरा बिंदु है 300,500, ये 300 और ये 500। कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको ड्रा कर लें परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा मिल गया, ये हो गया 300,500। फिर इसके बाद है इस, अब क्या है 3 बिंदु हो गए, अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार हमको जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा का नाम हो जाएगा 3x + 6y = 39 रुपए। इसी प्रकार दूसरे में 100,400 है, x पर 100 है, y पर 400, x पर 100, y पर 400, यानी हो जाएगा 100,400। दूसरा मान क्या है 400,300, x पर 400 और y पर 300। ध्यान दीजिए x पर 400, y पर 300, तो ये हो गया 400,300। इसी प्रकार अगला क्या है 700,200, ये 700 हो गया और ये हमारा 200 हो गया, ठीक है 700,200। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो हमारा 700 यहाँ पे था, 700,200, 700,200, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा का नाम हो जाता है x + 3y = 1300। इस प्रकार हमने क्या देखा, तो हम यह देखते हैं कि हमारी दोनों रेखाओं का निरूपण हो गया। आइए इसी क्रम में हम तीसरा भी जरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहे हैं 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। बस हिंट देंगे, इसको आप लोग स्वतः हल करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी आप हमें बताएंगे, कमेंट में अवश्य लिख के बताएंगे कि नहीं हो पा रहा है, हम उसको दोबारा अगली वीडियो बनाते समय सॉल्व कर देंगे। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है कि सर ये सवाल नहीं आया। तीसरा है 2 किलो सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यहाँ सेब और अंगूर की बात है, तो हमने पहले कहा था कि वस्तुओं का नाम रखना है, तो माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य बराबर क्या, तो 100 रुपए। इसी तरह अंगूर का मूल्य, किसका मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, तो y रुपए, कितना, y रुपए। इस प्रकार अब हम कहेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, तो कह रहे हैं 2 केजी सेब है, यानी सेब जो है कितना है, x रुपए है, तो 2 केजी का दाम हो जाएगा 2x रुपए। अंगूर 1 केजी है तो वह 1y हो जाएगा, और प्लस ये कितने का है, तो 160 रुपए का। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट तैयार हो गया। आइए द्वितीय शर्त हम लोग तैयार करते हैं। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में क्या है, तो कह रहे हैं कि 4 केजी सेब, सेब कितना है x, और चूंकि 4 केजी है तो 4 से गुणा कर देते हैं इसमें भी। फिर कह रहे हैं 2 केजी अंगूर, अंगूर कितना है y, और इसमें 2 से गुणा कर दिए। अब यह प्लस करने पर कितने रुपए का है यह, तो ये कह रहे हैं कि 300 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया,
300 रुपए का हो गया। बस इस प्रकार से हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है और सरणी बनाते हैं, इसको हल करते हैं। यानी बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आता है कहीं भी समस्या होती है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएंगे, हम इसको दोबारा सॉल्व कर देंगे अगली वीडियो में।